Hello students, welcome to Growville online classes. Today we will start the first chapter in political science. The chapter is what is democracy and why democracy. So the first topic of the chapter is what is democracy. So this time we will see this chapter in with more points and more details. So let us read what the text says. क्योंकि लास्ट टाइम आई टोल्ड यू फ्रॉम माय साइड और कंसेप्ट जो हमारी बनी चैप्टर की वो हमारी बिल्डअप हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे डेमोक्रेसी और उसके फीचर्स को कंसेप्चुअली जानते हैं। अब उन्हीं बातों को हम और थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। जैसे कि जो लिखा है उसको देखते हैं कि यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा और हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि जनरली डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की ही होती है। तो कुछ देख लेते हैं किस तरह के फीचर होते हैं, क्या क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non democratic government। तो वो आपको कहा गया है, आप जानते हैं फीचर्स को कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं। इनको इस चैप्टर में डिस्कस किया भी गया है। सबसे पहले आप बात करें वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करें कि बिफोर वी proceed further, let us first take note of an objection by Mary। मैरी एक स्टूडेंट है, उसको इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर रखा गया है और उस तरह से उसके टीचर है मैडम माटिल्डा लिंगदो। उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है मैरी का और लिंगदो मैडम का। तो उस कन्वर्सेशन से हमें क्या जानना है उस तरह से इसे समझाया गया है। तो मैरी जो कह रही है वो कह रही है कि शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। तो मैरी थोड़ा एनालिस्ट टाइप की स्टूडेंट है। वो जिस तरह की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन उसको बता दी गई है उसे वो अच्छी नहीं लगी, तो अब वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहती है। तो जो लिंगदो मैडम है वो उनके क्वेश्चन को आंसर दे रही हैं। तो देखते हैं किस तरह से हो रहा काम। मैरी बोलती है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है कि फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहले तो डेमोक्रेसी को डिस्कस करें फिर डेमोक्रेसी का मीनिंग ढूंढें। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड। मेरा मतलब ये है कि क्या हमें किसी और तरीके से इसका जो मीनिंग है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल, कि भाई पहले मीनिंग बता दो फिर एग्जाम्पल दे दो। ऐसे नहीं किया जा सकता क्या मैम? पहले हम एग्जाम्पल जान रहे हैं फिर मीनिंग समझ रहे हैं। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, हम पहले मीनिंग जान लें फिर एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो लिंगदो मैडम क्या कहती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आपका बात समझती हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। लेकिन हम अपनी जनरल लाइफ में भी इस तरह से रीजन नहीं करते, इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग नहीं करते। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ देम। जो ये वर्ड हैं, जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिए आपको, क्या इन्हें यूज़ करने से पहले आप इनकी डेफिनेशन जानते हैं क्या? कम टू थिंक ऑफ इट, अगर आप इन्हें सोचें तो क्या हम इन वर्ड्स की क्लियर डेफिनेशन जानते हैं? नहीं जानते हैं। इट इज़ ओनली यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ये तो सिर्फ हम वर्ड का मीनिंग जानते हैं, दैट्स ऑल। हम डेफिनेशन नहीं जानते हैं पेन की, रेन की, लव की। हम तो सिर्फ मीनिंग जानते हैं, हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है हमने उन्हें। उसी तरह से डेमोक्रेसी को भी आपको उस तरह से ही समझना होगा जिस तरह से आप पेन, रेन और लव को समझते हो। तो मैरी बोलती है बट देन वाई डोंट डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल। फिर डेफिनेशन बताई क्यों जा रही है मैम? फिर हमें
मैं डेफिनेशन ना बताई जाए तो अच्छा होगा। तो लिख दो। मैम बोलती हैं वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ ए वर्ड। देखो ये बातें आपको और भी जगहों पर काम आएंगी। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन लिखी हुई है ये। मैडम बोलती हैं कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी वर्ड के यूज़ करने में डिफ़िकल्टी फेस करें, हमें समझ में ना आए कि किस जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है या किसी वर्ड को किस जगह इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड a definition of rain only when we wish to distinguish it from drizzle or cloud burst। देखिए कितनी अच्छी बात कही मैडम ने कि हमें जब रेन का डिफरेंस ड्रिजल या क्लाउड बर्स्ट से दिखाना हो या समझना हो, तब हमें रेन की डेफिनेशन जाननी पड़ती है। अदरवाइज़ हर तरह की बारिश रेन ही है, चाहे हल्की बूंदाबांदी हो या तेज़ हैवी डाउनपोर हो या क्लाउड बर्स्ट हो जाए, है तो सब रेन। लेकिन जब डिफरेंस देना हो तब आपको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए भी यही बात है। हमें डेफिनेशन तब चाहिए जब हम इसके दूसरे पर्पज़ में इसे इस्तेमाल करें या फिर किसी दूसरी तरह की गवर्नमेंट से इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें, क्योंकि हर कई तरह की जो गवर्नमेंट हैं अपने आप को डेमोक्रेसी कहती हैं। तो हमें ये जानना, जब तक हम डेफिनेशन ही नहीं जानेंगे किसी इस डेमोक्रेसी की, तो हम कैसे बता पाएंगे, कैसे इस बात को असेस कर पाएंगे कि जो किसी दूसरे कंट्री में गवर्नमेंट चल रही है वो डेमोक्रेसी सच में है या नहीं। तो एक और स्टूडेंट है वहाँ पे, रिबियांग, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। हम डेफिनेशन पे काम ही क्यों करें। The other way you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is government of the people, by the people, for the people। तो जब जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को लेके, उसे ना याद कर लें हम कि ये डेमोक्रेसी जो है लोगों की होती है, बाय द पीपल भी होती है, लोगों द्वारा ही बनती है और लोगों के लिए ही बनती है। ये मेघालय के बच्चे हैं तो कह रहे हैं कि वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्व्स। मेघालय में हर शुरुआत से ही हम यहाँ पर गणतंत्र रहा है, रिपब्लिक टाइप रहा है, जो कि एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट। फिर जरूरत ही क्या है बदलने की। लेकिन दो मैम समझाती हैं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इसे बदलें। आई टू फाइंड इट डेफिनेशन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तो ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, बट we don't know if this is the best way of defining it unless we think about it ourselves। लेकिन मुझे नहीं पता कि यही डेफिनेशन बेस्ट डेफिनेशन है जब तक कि हम उस अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग, वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग दैट जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स इट। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि ये एक फेमस चीज़ है, दूसरे भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए हमें किसी चीज़ को एक्सेप्ट इस बेसिस पर नहीं कर लेना चाहिए। जैसे हम अपने बारे में ही सोचते हैं, जब तक हम अपने बारे में ना सोचें, जैसे मैडम कह रही है ना, वी डोंट नो इफ़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। तो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हो, जब तक खुद के बारे में उसको आप नहीं सोचोगे तब तक वो आप डेफिनेशन को बेस्ट तरीके से समझ ही नहीं पाओगे। तो उसमें एग्जांपल दिया मैडम ने कि कोई भी जगह आप किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदने जा रहे हो बाज़ार में और आप देख रहे हो किसी शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप सपोज़ करो कोई फूड खरीदने जा रहे हो, कोई फास्ट फूड खरीदने जा रहे हो, चाहे समोसा खरीदने जा रहे हो, और आप देख रहे हो कि दो शॉप्स हैं, एक शॉप पे बहुत भीड़ है दूसरी पर नहीं है, तो आप इस बात को पहले पता करें कि भीड़ क्यों है, ना कि इसलिए कि दूसरे लोग भी इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ भीड़ है। तो भीड़ का हिस्सा ना बन के हम अपना एनालिसिस करें, ये लिख दो मैम
कहने की कोशिश कर रही हैं इसमें। एक और स्टूडेंट बोलता है फिर वहाँ पे, योलांडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें ज़रूरत ही नहीं डेफिनेशन जानने की। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। तो ग्रीक में जो डेमोक्रेशिया वर्ड है इसका मीनिंग डेमोक्रेसी से ही आई है, और डेमोस का मीनिंग होता है पीपल, क्रेशिया का मीनिंग होता है रूल। तो यहाँ पे आपको अपने पॉइंट्स निकालने, देखिए ऊपर भी आपको एक बहुत अच्छी बात जानने को मिली कि दूसरों को फॉलो मत करो, अपने आप को एनालिसिस करो सिचुएशन का, तब उसको एक्सेप्ट करो। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए जो डेमोक्रेसी का ओरिजिन है वो डेमोक्रेशिया है, जिसमें से डेमोज का मीनिंग पीपल होता है, क्रेशिया का मीनिंग रूल होता है। सो डेमोक्रेसी, योलांडा बोलता है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग जस्ट ये हुआ कि रूल बाय द पीपल, तो यही करेक्ट मीनिंग है, फिर डिबेट किस बात की करें। तो लिंगदो मैम बोलती हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत हेल्पफुल वे है इस मैटर में, लेकिन मैं कहूँगी कि दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। एक जो नया वर्ड बनता है अपने ओरिजिन से ज़रूरी नहीं है कि टाइड रहे, बंधा रहे। जैसे कंप्यूटर के बारे में सोचो, ओरिजिनली वो कंप्यूटिंग के लिए ही इस्तेमाल होते थे, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के इस्तेमाल होते थे। तो उनको उस टाइम पावरफुल कैलकुलेटर ना कह के लोग कंप्यूटर बोल दिया करते थे। बट नाउ डेज कंप्यूटर्स का इस्तेमाल सम्स कंप्यूट करने के लिए ही शायद ही कोई करता है। इसका इस्तेमाल आज लोग राइटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, लिसनिंग टू म्यूज़िक और वॉचिंग फिल्म्स के लिए करते हैं। तो वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। समय के साथ मीनिंग्स बदल जाते हैं, वर्ड्स बना रहता है वही। तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग भी बदल गया हो, तो हम उसके ओरिजिन पे ना टिके रहें, आगे बढ़ें। मैरी बोलती है कि मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स। यानी कि जो मैटर हमारे खुद के लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आप कहना चाहती हैं। वट वी हैव टू थिंक अबाउट इट मीनिंग एंड इवॉल्व डेफिनेशन, हमें उसके बारे में सोचकर खुद की डेफिनेशन निकालनी चाहिए, ये आप मैम आप कहना चाह रही हैं मेरे हिसाब से। तो लिंगदो मैम बोलती है येस यू गॉट मी राइट, अब आपको सही तरह समझ में आया, अब आप हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपके सामने दो क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, जो लिंगदो मैम और बच्चों के बीच में बात हुई, आप क्या सीखे, कौन कौन सी बातें सीखे। और दूसरी चीज़ कि व्हाट डज इट टीच अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और इन्हीं बातों से आप डेमोक्रेसी के बारे में क्या सीख सकते हो, किस तरह समझ आपकी डेवलप हो सकती है। दो क्वेश्चन आपके सामने इस कन्वर्सेशन में छोड़े हैं, यू कैन मेक आंसर टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन, एक आसान सी डेफिनेशन समझते हैं कि लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसीज के जो इन्हें कहा जाता है उनके ऊपर वहाँ चलते हैं, उनमें उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल जो फैक्टर है जो हर जगह कॉमन होता है वो है द गवर्नमेंट इज़ चोजन बाय द पीपल, जी की सरकार जो है जनता चुनती है। ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो फॉर्म होती है सरकार की जिसमें रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, इस आगे बढ़ने के लिए एक आपको डोर मिल गया, गेट मिल गया, अब उसमें आप एंटर कर सकते हो, जिससे कि आप डेमोक्रेसी को दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से जो क्लियरली डेमोक्रेटिक नहीं है उनसे सेपरेट कर सकते हो इस पॉइंट से। नाउ यू हैव एंटर्ड द
एंटर द गेट ऑफ ए रोड, किसी रोड पे आपको आगे जा किसी पाथ पे आगे जाना है तो अब उसकी आप एंट्री कर चुके हो उस रेस। तो अब हम कह सकते हैं कि द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये प्रीवियस चैप्टर की कुछ बात है जो जोड़ी गई है। दोज हु हैपन टू बी नॉट कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। वहाँ तो म्यांमार में हुआ था ऐसा कि जो आर्मी लीडर्स थे उन्होंने कंट्री पर कंट्रोल कर लिया था और रूलर बन बैठे थे। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। इस डिसीजन में लोगों का कोई राय या कोई पूछताछ नहीं हुई थी। ऐसे ही चिले में एक डिक्टेटर रहे पिनोशे, उन्हें भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। ऐसा ही मोनार्की में अप्लाई होता है, जो किंग्स होते हैं चाहे सऊदी अरेबिया के हों कहीं और के हों, रूल तो करते हैं लेकिन वो लोगों ने उन्हें नहीं कहा कि आप रूल करो, बल्कि वे रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं तो उन्हें एक हेरिडिटरी और बर्थ राइट मिल जाता है उस कंट्री पर रूल करने का। तो एक सिंपल डेफिनेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि इज़ नॉट एडिक्वेट, पर्याप्त नहीं है, पूरी डेफिनेशन नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट पीपल्स डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, जनता का रूल है, बट इफ इट यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इज डेमोक्रेसी। फिर तो हम हर जहाँ भी ये इलेक्शन होता है हम उसे डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें सिंपल सी एक ही बात पता है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन वो मिसलीडिंग हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 में भी आप कुछ जानेंगे डेमोक्रेसी को लेकर। That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretend to be one। हमें ज़रूरत है कि हम डेमोक्रेसी के असल मीनिंग को जानें और फिर डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेसी होने का दिखावा करते हैं उन कंट्रीज़ के बीच में एक डिफरेंस पता करने की कोशिश करें। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic governments। तो हमें क्या करना है कि जो डेफिनेशन में एक एक वर्ड का मीनिंग जाने और फिर उन वर्ड्स की हम जो है उन्हीं की हेल्प से हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को समझने की कोशिश करें। तब हम इसकी प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक या सूडो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि रेबियांग जो उस क्लास का स्टूडेंट था वो घर गई और कुछ फेमस कोटेशन उसने डेमोक्रेसी पे ढूंढे। दिस टाइम शी डिड नॉट मेंशन द नेम्स ऑफ पीपल, वो किसने लिखे हैं किसने नहीं लिखे हैं उसने वो मेंशन नहीं किया। वो सिर्फ उन कोटेशन को ढूंढ के लाई है और लिखा है उसने। वो क्या क्या लिखा देखो उसमें क्या क्या मिला। पहला कोटेशन मिला है कि डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ओप्रेसर। ये भी किसी ने कोटेशन दी है कि डेमोक्रेसी हर इंसान को अपना ओप्रेसर बनने का अधिकार दे देती है। ओप्रेसर मतलब जो दमन करे, जो अत्याचार करे, वो बन जाने का, अपने खुद का अत्याचार करने का राइट दे देती है। ऐसा भी कुछ देखो, हर एक की अपनी फिलॉसफी होती है और कुछ लोगों ने जिन लोगों ने जिस तरह से देखा है डेमोक्रेसी को या किसी भी रूल को, वो अपनी डेफिनेशन दे देते हैं। तो ये भी है किसी ने कह दिया। उस तरह से दूसरा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। डेमोक्रेसी में आपके डिक्टेटर को चुनना शामिल है। आप अपने डिक्टेटर चुनते हो आफ्टर दे हैव टोल्ड यू, जब वे आपको कहते हैं कि व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू टू हियर। जब वे आपको बताते हैं कि आप जो सोचते हैं वही सोचते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो ऐसी भी डेफिनेशन है। फिर थर्ड,
मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल। किसी इंसान की जस्टिस पाने की जो कैपेसिटी है बस वही डेमोक्रेसी है। बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। लेकिन मैन की इनजस्टिस की तरफ जो झुकाव है, इंक्लिनेशन होता है झुकाव, इनजस्टिस की ओर झुकाव से डेमोक्रेसी ज़रूरी हो जाती है। यहाँ मैन किंग हो सकता है, रूलर हो सकता है, जब वो इनजस्टिस करने लगे तो लोग डेमोक्रेसी की तरफ भागते हैं। एक और है कि डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स विच वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। डेमोक्रेसी एक ऐसा डिवाइस है जिसके तहत हम उनको लोगों को चुन सकते हैं, उस सरकार को चुन सकते हैं जो उससे बेहतर ना हो जितनी हमें चाहिए, जितने हम डिज़र्व करते हैं उससे बेहतर ना हो। और फिफ्थ है ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो बीमारियां हैं, डेमोक्रेसी जो खामियां हैं, वो और डेमोक्रेसी लाकर ही दूर की जा सकती हैं। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं अलग अलग तरह से डेमोक्रेसी को लेके। तो ऐसे भी ये इन लोगों ने ऐसे नहीं बना दी है, जिन्होंने भी बोला है ये चीज़ें, जो भी जिन लोगों ने भी ऐसा कहा है वो गुजरे हैं इन चीज़ों से, उन्होंने देखा है, एनालाइज किया है उस दौर को, तब जाकर उन्होंने अपने थॉट्स कोटेशन लिखे हैं। देखिए यहाँ पर इस कार्टून को भी समझते चलते हैं। ये कार्टून तब ड्रॉ किया गया जब इलेक्शन चल रहे थे इराक में, और यूएस की वहाँ प्रेजेंस थी, और कुछ और दूसरी फॉरेन पावर्स भी थी। जो आप सोल्जर्स देख रहे हो ये यूएस सोल्जर्स ही हैं। तो आप कार्टून के बारे में क्या सोचते हैं, आप भी सोचें, मैं भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरह से क्यों लिखी हुई है। तो यहाँ डेमोक्रेसी इस तरह से लिखी हुई है क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये सोल्जर्स जो हैं ये यूएस के सोल्जर्स हैं, और ये सब कुछ हो रहा है इराक में। तो डेमोक्रेसी, चूँकि मैकडोनल्ड एक जो कंपनी है वो अमेरिकन है, तो उसके एम को बड़ा करके वो सिंबलाइज़ किया गया है अमेरिका को, और अमेरिका के फोर्सफुली वहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जा रही है आर्मी की हेल्प से, वो कोशिश की जा रही है। इलेक्शन हो रहे हैं ना वहाँ पे, उससे पहले तो वहाँ इराक में इलेक्शन हुए ही नहीं, वहाँ पे डिक्टेटर हुआ करता था सद्दाम हुसैन नाम का। तो वो एक फोर्सफुली डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। तो हमने बात करी सिंपल डेफिनेशन से कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अब इसमें हम एक एक वर्ड को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। रूलर्स क्यों हैं, कौन हैं ये, कौन से ऑफिशियल्स इलेक्टेड किए जाएंगे गवर्नमेंट में जिसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। विच ए डिसीजन में बी टेकन बाई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी। इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ इलेक्टेड होंगे, कुछ नॉन इलेक्टेड होंगे। तो इलेक्टेड कौन से डिसीजंस लेंगे और नॉन इलेक्टेड कौन से डिसीजंस लेंगे, उसका भी हमें ख्याल रखना होगा। तो रूलर का हमें पता होना चाहिए, रूलर कौन है। फिर दूसरा वर्ड है इसमें इलेक्शन। कौन से इलेक्शंस होंगे, किस तरह के इलेक्शंस होंगे जिन्हें हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस होंगी इलेक्शन जिससे हम ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन डेमोक्रेटिक हुआ है, तो उस पर डिस्कशन करना है। फिर है हु आर द पीपल। इसमें डेफिनेशन में जो पीपल है वो कौन है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन द इनइक्वल बेसिस। क्या ये सभी लोग हैं जिनको इक्वलिटी के बेसिस पे राइट टू वोट दिया जाएगा, या कुछ लोगों को इस राइट से डिनाई किया जा सकता है। तो जैसे नेशनल असेंबली गवर्नमेंट फ्रांस में आई, तो उन लोगों ने राइट टू वोट कुछ ही लोगों को दिया, जो टैक्स पेयर थे उन्हीं को दिया। फिर जितने भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया। तो डेमोक्रेसी तो उन्होंने भी कहा अपने आप को। तो बात यहाँ पे आती है कि दो पीपल है कौन, कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं वे। और जो फाइनल वर्ड है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
यानी कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्टेड रूलर जो हैं, जो भी वे चाहते हैं वो डेमोक्रेसी में कर सकते हैं जब गवर्नमेंट कह दिया। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जिन पर लिमिट रहती है। इज इट नेसेसरी टू फॉर्म ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। और यहाँ पे क्वेश्चन और भी डिस्कस करने का है कि क्या राइट्स ऑफ द सिटीजन को रेस्पेक्ट मिले, इसके लिए डेमोक्रेसी ही ज़रूरी है। तो इन्हीं बातों को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि किया गया है। जैसे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है। इसको समझने के लिए हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999। मिलिट्री कू का मीनिंग होता है तख्ता पलट कर देना मिलिट्री की हेल्प से। करंट गवर्नमेंट को हटाकर अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देना ही कू होता है, कू। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। तो उसने क्या किया, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ऑलरेडी वहाँ पर, उसको रिमूव किया और ख़ुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। खुद से ही जनता के चुने हुए तो हटा दिए गए। लेटर ही changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country। बाद में अपनी पोजीशन को उसने प्रेसिडेंट के इक्वल कर दिया, बल्कि खुद को मतलब प्रेसिडेंट बोलने लगा, प्रेसिडेंट बना लिया। और 2002 में एक रेफरेंडम भी कराया। रेफरेंडम में रायशुमारी होती है, यानी किन लोगों को मेरा रूल पसंद है वे हाँ बोले, जिनको रूल पसंद नहीं है वे ना बोलें। तो उसने 2002 में जो रेफरेंडम कराया उसमें वो लोगों ने हाँ ही किया उसके फेवर में, और उसको 5 ईयर एक्सटेंशन मिल गई। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो दूसरे थे, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम जो था वो फ्रॉड था, वो मेल प्रैक्टिस बेस्ड था, फ्रॉड था। तो अगस्त 2002 में जब वो रेफरेंडम जीत गया, उस बात से उसको क्या फ़र्क पड़ा। वे लोग कहते रहे कि ये तो फ्रॉड है, मेल प्रैक्टिस है, इसमें झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रेफरेंडम में वो उसे जीत मिली, तो उसके बाद उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसके चलते उसने अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव करवा दिया उसमें। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रेसिडेंट नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जब चाहे किसी भी सरकार को गिरा सकता है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या नेशनल। इसके अलावा जो वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट है, जो मंत्रियों का कैबिनेट है, उस पर भी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की निगाह रहेगी। और उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में होंगे मिलिट्री ऑफिसर्स, यानी एक तरह से मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी। इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। फिर नेशनल प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्शंस भी हुए। तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, मतलब कुल मिलाकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कुछ पावर दे भी दी गई, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स, क्योंकि उनके ऊपर तो एक काउंसिल थी ना, सिक्योरिटी काउंसिल, और असली पावर तो उन्हीं के पास थी, जैसा वे चाहते वैसा होता था। और जनरल परवेज मुशर्रफ खुद भी मिलिट्री मैन था, मिलिट्री जनरल रहा है, तो उसको कभी प्रेसिडेंट कहा ही नहीं गया, उसको जनरल परवेज मुशर्रफ ही कहा गया जब भी कहा गया। तो क्लियरली अगर हम देखें, देयर आर मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। मतलब ही नहीं उठता डेमोक्रेसी कह दें हम इसको। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस। इसमें कहा कि कैन वी से द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। हम ये कह सकते हैं कि रूलर्स इलेक्टेड हुए हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल पूरी तरह से नहीं कह सकते। रूलर थोड़े ही हैं जो इनको इलेक्ट किया है। पीपल may have elected their representatives to national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the
रूलर्स। रिप्रेजेंटेटिव बेशक हो सकते थे, वे रूलर्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि दे कुड नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, उन्हें अपनी डिसीजन लेने की आज़ादी नहीं थी। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड विजन मुशर्रफ, एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जिनके हाथों में डिसीजन लेने की पावर थी वे तो नॉन इलेक्टेड थे, वे तो खुद आर्मी के लोग थे। दिस हैपेंड इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। ये सिर्फ पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल है, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे हुआ है। उनके पास एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, फॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो उनके पास होती है जो इलेक्टेड नहीं होते। तो मोनार्की में भी ऐसा ही होता है, डिक्टेटरशिप में भी ऐसा ही होता है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, दूसरे देशों के पास पावर है, ऐसा भी रहे हैं कुछ कंट्री, और उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं सिर्फ नाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऐसे में हम इसे पीपल्स रूल नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर क्या मिलता है हमें कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड विद बाय द पीपल। जिनको इलेक्ट किया गया है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पावर भी उन्हीं के पास होनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है। तो आई होप दैट you have make your firm grip on this chapter this time. We will discuss further features of democracy in the next lecture. Till then, thank you and have a nice day.